आपके पास आर्डिनो बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है आईओटी के लिए, और दूसरा है कि रास्पबेरी पाई को एज ए हार्डवेयर यूज करते हुए या एज ए डेवलपमेंट यूज करते हुए आपको कोई आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन करनी है। तो जनरली जो एग्जांपल दिए हैं, अगर लैब जो आज होगी उस लैब के अंदर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो दिया है वो एलईडी से रिलेवेंट ही है कि एलईडी को किस तरह से ब्लिंक करेंगे, उसके साथ कुछ सेंसर्स कैसे अटैच करेंगे। तो टोटल 5 एक्सपेरिमेंट है आईओटी लैब के अंदर। तो वी विल डिस्कस फ्रॉम टुडे, एंड जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे वो हार्डवेयर को यूज करते हुए हम सिमुलेट करेंगे, आर्डिनो सिमुलेटर जो प्रोटियस सॉफ्टवेयर है उसको यूज करते हुए हम परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली अगेन आई एम डिस्क्राइबिंग व्हाट इज द रास्पबेरी पाई। एज वी नो दैट वी आर यूजिंग एज एन ए डेवलपमेंट बोर्ड, और उसके अंदर सिस्टम ऑन चिप की हमने कल भी बात की थी। जब भी वर्ड यूज किया था सिस्टम ऑन चिप, इसका मतलब है कि वी आर इंटीग्रेटिंग द डिफरेंट कंपोनेंट ऑन ए सिंगल लेयर या सिंगल पीसीबी, या हम बोल सकते हैं कि एक साथ सभी कंपोनेंट्स को जो भी किसी टास्क को प्रोसेस कराने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड है, उन कंपोनेंट्स को, उन पार्ट्स को, उन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को हमने एक जगह फैब्रिकेट कर दिया है। और उससे फायदा क्या हुआ कि सिस्टम की कॉस्ट को हमने कम कर दिया। हाउ वी आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम? बाय मिनराइजेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो हमने मिनराइजेशन किया है, जो हमने कॉम्पैक्ट किया है, रिड्यूस किया है साइज ऑफ द आईसी, उसको हमने सिस्टम ऑन चिप बोला है। आप लोगों ने प्रोसेसर, यहाँ पे सिस्टम ऑन चिप को हम प्रोसेसर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द सिस्टम ऑन चिप? दैट इज द कॉम्प्लेक्स आईसी दैट इंटीग्रेट द मेजर फंक्शनल एलिमेंट इनटू ए सिंगल चिप और चिपसेट। क्लियर है? इसके बाद आता है कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ द सिस्टम ऑन चिप। तो यहाँ पे देखिए कि चार इंपॉर्टेंस एडवांटेज हैं कि इफ वी आर यूजिंग द एसओसी, रिड्यूस द ओवरऑल सिस्टम कॉस्ट, क्योंकि हमने सिस्टम को कॉम्पैक्ट कर दिया है। इंक्रीज द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हुई कि वी आर रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कंपोनेंट्स, यानी कि जो इंटरफेसिंग हो रही है इन बिटवीन द एलिमेंट्स, इन बिटवीन द कंपोनेंट्स, और उनकी डिस्टेंस को हमने रिड्यूस कर दिया है। और रिड्यूस करने के जब हम कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि रिसीवर और ट्रांसमीटर को बहुत ज़्यादा पास में ले आएंगे, तो जो कम्युनिकेशन पीरियड है, जो टाइम है, वो हम एक तरीके से रिड्यूस करते हैं। और अगर हमने उस टाइम को रिड्यूस कर दिया है तो वी कैन से दैट वी आर इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। लो पावर कंजप्शंस भी है, क्योंकि कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि सभी चीज़ें बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल पास है। तो लो पावर कंजप्शन, दैट इज द अनदर एडवांटेज ऑफ एसओसी। एंड रिड्यूस साइज, जो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों जो इसके साथ आ रही है वो है रिड्यूस साइज। का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन या एम्बेडेड सिस्टम हमने जब यूज़ किया है तो साइज जो आईसी का है, साइज जो प्रोसेसर का है, वो हमने रिड्यूस कर दिया है। अब यहाँ पर आता है कि जो हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं रास्पबेरी पाई के अंदर, वो ब्रॉडकॉम कंपनी है। कल भी एक स्टूडेंट ने डिस्कस किया था कि इंटेल का है, या मतलब क्या प्रोसेसर का क्या मतलब हुआ है। तो हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा हुआ है, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ डिजाइन बाय द इंटेल। तो एक कंपनी है इंटेल, और फिर अभी भी हम i7 i3 i5 की इनकी बात कर रहे हैं, ड्यूल कोर या कोर टू डुओ हेक्सा कोर, इनकी बात कर रहे हैं, ये सभी इंटेल डिजाइन कर रहा है। लेकिन यहाँ जो रास्पबेरी पाई है उसके अंदर हमने ब्रॉडकॉम कंपनी का डिजाइन प्रोसेसर यूज किया है, और उसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी हमारे पास 700 मेगाहर्ट्ज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी बताना, जब हम बात करते हैं क्लॉक फ्रिक्वेंसी की, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्पीड है हमारे पास प्रोसेसर की, वो किस स्पीड से वर्क कर रहा है। सो वी आर यूजिंग द 700 मेगाहर्ट्ज राइट नाउ। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रास्पबेरी पाई, तो वी इंक्रीज द क्लॉक फ्रिक्वेंसी अप टू 1 गीगाहर्ट्ज। तो वहाँ पर हम 1 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं। हम सभी को मालूम भी है, माइक्रो प्रोसेसर पे पढ़कर भी आ चुके हैं कि अगर हमको टाइम को कम करना है, तो यानी कि जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन है उसको हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा फंडामेंटल ये रखा जाता है, या पैरामीटर या अच्छे प्रोसेसर की डेफिनेशन ऐसे निकाली जाती है कि उसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी कितनी है। अगर हम बोलते हैं कि बहुत हाई क्लॉक फ्रिक्वेंसी का हम यूज़ कर रहे हैं प्रोसेसर, इसका मतलब है जो टास्क दी जाएगी वो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट होगी। हम लोग अभी देख भी रहे हैं कि i7 के अंदर 3.4 गीगाहर्ट्ज के अराउंड क्लॉक फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं। और स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस भी किया था कि जो रिलेशन है टाइम और फ्रिक्वेंसी का, वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमको फ्रिक्वेंसी पता है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द टाइम विच इज कंज्यूम बाय द एनी टास्क
थ्रू द प्रोसेसर, कि अगर कोई टास्क दी जा रही है प्रोसेसर को और उसको हमको एग्जीक्यूट करवाना है तो वो कितने देर के अंदर कंप्लीट होगी। तो दीज आर द सम स्पेसिफिकेशन विच इज यूज और विच इज स्पेसिफाई इन द रास्पबेरी पाई। यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफिकल इंस्ट्रक्शन सेट है, रैम हमने यूज किया है। हम रैम हमने डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो रैम है वो डायरेक्टली इंटरफेस कर रही है विद द प्रोसेसर। जितनी ज़्यादा रैम को बढ़ा दिया जाएगा वो ज़्यादा डेटा पास किया जाएगा। और आज जो हम 5/4 की बात करते हैं वहाँ पे हम 4 GB तक की रैम को यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल है, 8 GB तक का भी है लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन 4 GB का है जो रास्पबेरी पाई 4 है वो अभी अवेलेबल है। ये हमारे पास प्रोसेसर की साइज है। कल भी हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि अगर हम इस इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट है। और इस इंटीग्रेटेड सर्किट को जब हम बताते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास एक चिप की फॉर्मेट में या एसओसी की फॉर्मेट में या सिस्टम ऑन चिप के रूप में हमको मिलता है। उसके बाद ये हमारे पास कुछ इंटरफेसिंग डिवाइसेस हैं जो ऑडियो डिस्प्ले डिवाइस को, या हम बोल सकते हैं कि वी वांट टू कनेक्ट सम पेरिफेरल डिवाइस विद दैट। तो उनके लिए कौन कौन से पोर्ट हैं आप लोगों ने बड़ा अच्छे से पढ़ा होगा एक फोर्थ यूनिट 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, जहाँ पर हम इंटरफेसिंग डिवाइसेस की बात करते थे और कुछ आईसीस को यूज करते थे जिससे कि हम किसी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पर उन पोर्ट्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, उन पोर्ट्स के बारे में हमने बताया कि किस किस पोर्ट को यूज करते हुए हम हमारे सिग्नल्स को या जो भी इनपुट से सिग्नल दिया जाएगा उसको हम पास ऑन कर रहे हैं। हेलो, क्लियर? ठीक है, तो यहाँ हम इन पोर्ट्स को यूज करते हुए सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हैं और उनको यूज मतलब जो भी हमको प्रोसेस करवाना है उस प्रोसेस के लिए हम टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखिए कि HDMI केबल है जो डिजिटल सिग्नल्स को या डिजिटल जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको पास ऑन कर रहा है और फिर उसके थ्रू हम वीडियो या ऑडियो सिग्नल को एक्सेस कर सकते हैं। इनको एक्सेस करते हुए हम जो भी डेटा प्रोसेस कराना है उनको प्रोसेस करा सकते हैं। जो RCA केबल है जो स्टैंडर्ड दे रखा है इसको हम बोलते हैं रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, और इट इज अ टाइप ऑफ केबल इन विच वी कैन सेंड द डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द रास्पबेरी पाई और उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये 3.5 mm का एक जैक है जो आप लोगों ने बहुत जगह देखा भी है जब आप ईयरफोन या जो हैंड फ्री आप यूज करते हो उसके अंदर जो आप इंसर्ट करते हो तो ये हमारे पास जैक है जिससे हम ऑडियो सिग्नल को एक्सेस कर पाते हैं। ये हमारे पास एक तरीका है कि हाउ वी आर कनेक्टिंग विथ रास्पबेरी पाई विद द लैपटॉप। तो लैपटॉप को करने के लिए क्या तरीका है, किस तरीके से हमने उसको कनेक्ट किया वो है। उसके बाद ये USB पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू आप USB डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो और मे बी इन द फॉर्म ऑफ माउस, कीबोर्ड, या आप जैसे वाईफाई डोंगल को यूज कर रहे हैं तो वो भी आजकल USB के अंदर है अवेलेबल, तो आप वहां से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पावर USB हब की बात की जा रही है, इसका मतलब है नंबर ऑफ USB पोर्ट्स को आपको इसके साथ कनेक्ट करना है तो वो भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हमारे पास ये SD कार्ड या सिक्योर डिजिटल SD कार्ड या स्टोरेज के लिए हमने यूज़ किया है। कल हमने डिस्कस भी किया था कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे इस माइक्रो SD कार्ड के अंदर। हमने बताया था कि जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी की वो हमारे पास 8 GB का मेमोरी कार्ड की है बात। उस 8 GB के मेमोरी कार्ड को हम इसके साथ यानी कार्ड रीडर के साथ अटैच करेंगे, वहां से उसको रेसबियन को या नूब्स के थ्रू हमारे उसको SD कार्ड को बूटेबल करेंगे या जो बूट करेंगे और उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल होगा और फिर आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। ये हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं इस हार्डवेयर के रूप में। ये हमारे पास ईथरनेट के लिए है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, या तो आप लैन केबल को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो और या फिर आप क्या कर सकते हो, एक USB ईथरनेट कन्वर्टर है जिसके थ्रू आप लैन को USB के थ्रू डेटा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हो। ये वाईफाई अडेप्टर भी है। सो और यहाँ पे ये हमने यूज किए हैं वाईफाई डोंगल जिसको हम प्रोटोकॉल्स के रूप में यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने भी प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि एक हम स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं ब्लूटूथ डिवाइस के रूप में, और वहाँ पर हम ये जो क्लॉक, ये आप जो फ्रिक्वेंसी बैंड देख रहे हैं 2.4 GHz, ये ब्लूटूथ
के लिए हम यूज करते हैं, या जो रेंज यूज की जा रही है, ये रेंज पहले से स्पेसिफाइड है, और इसको यूज करते हुए हम हमारे जो रेस्पबेरी पाई हार्डवेयर मॉडल है या जो हमारा डेवलपमेंट बोर्ड है उसको उसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद ये यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, और हम जो अभी आज लैब में डिस्कस भी करेंगे, उसके अंदर हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर देखेंगे किस तरह से इन पोर्ट्स को यूज़ करते हुए हमने हमारे इनपुट या आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट किया है। और जो पहला एक्सपेरिमेंट होगा वो एलईडी ब्लिंकिंग से रिलेवेंट होगा, कि हम इन जीपीआईओ पिंस को यूज करेंगे, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस को यूज करेंगे, और यहाँ पर हम एलईडी या बटन्स को इनको कनेक्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कि जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसके थ्रू एलईडी कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही है। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट जनरली सभी जगह बताया जाता है तो वो ब्लिंकिंग का है, क्योंकि एक तो इजी है हमारे पास एलईडी को ग्लो करवाना, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से इकोनॉमिक है। अगर कोई डैमेज या कुछ सिस्टम सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा तो इजीली डायग्नोसिस किया जा सकता है, इजीली एनालिसिस किया जा सकता है, और फाइंड आउट किया सकता है व्हाट टाइप ऑफ एरर इज एनकाउंटर इन आवर एक्सपेरिमेंट। तो क्योंकि एलईडी जो एलईडी हम यूज कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव नहीं है, तो वी विल मेक ए प्रोग्राम, वी विल ऑपरेट ए एलईडी थ्रू द रास्पबेरी पाई इन लैब सेशन। उसके बाद ये हमने कल भी बात की थी कि ये चीजें हम यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू इन जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन को यूज करते हुए हम अपनी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। पावर कंजप्शन जो है वो इसके लिए हमने बात भी की थी कि 5 वोल्ट डीसी सप्लाई हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके लिए जो अडेप्टर हम यूज कर रहे हैं उसको यूज करते हुए उसको इनेबल कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट मोड पे लेकर आ रहे हैं। ये कुछ कमांड्स हैं जो लैब सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से कमांड्स को हम यूज करते हैं और इसको एक्टिवेट मोड पर या इनिशियल स्टेट के ऊपर लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। ये हमारे पास जीपीआईओ पिंस अभी हमने डिस्कस की थी। इन जीपीआईओ पिंस को यूज करते हुए हम एलईडी को ग्लो करवाएंगे। यहाँ पे जीपीआईओ पिन कैन बी यूज इन बोथ डिजिटल आउटपुट एंड डिजिटल इनपुट। इसका मतलब वो है कि यहाँ पर हम डिजिटल इनपुट पिन के रूप में या डिजिटल आउटपुट पिन के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये और बता दिए कि सेटिंग इट हाई सेट इट टू 3.3 वोल्ट। अब क्योंकि हमको मालूम है कि जब डिजिटल डिवाइसेस हम यूज करते हैं तो दो ही पॉइंट्स आते हैं या दो ही लेवल आते हैं, या तो हाई लेवल होगा या लो लेवल होगा। लो लेवल का मतलब है जीरो कर दिया यानी जीरो वोल्टेज है, और हाई लेवल का मतलब है मैंने 3.3 वोल्ट यूज किया है। तो यहाँ देखिए हमको ये इसलिए किया क्योंकि हमको ये मालूम है कि जो एलईडी है या ट्रेडिशनल एलईडी हम जो यूज करते हैं वो 3.3 वोल्ट की भी पर वो ऑपरेट होती है। अभी कुछ एलईडी है जो 5 वोल्ट पर ऑपरेट होती है, लेकिन जो जनरली हम ट्रेडिशनल एलईडीज की बात करेंगे तो उनका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 3.3 डीसी वोल्टेज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो डीसी वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे। पॉलरिटी होगी, हमने ऑलरेडी जो आर्डिनो का प्रोग्राम था वहाँ पे भी एक एलईडी ब्लिंकिंग से बात की थी, तो हमने बताया था कि वी हैव द 2 टर्मिनल इन एलईडी, जिसकी लेंथ लैग होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो स्मॉल लेंथ का होगा या इसका लैग जो स्मॉल होगा वो हमारे पास ग्राउंड है। तो देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट होगा। जब हम इनको इसके साथ कनेक्ट करेंगे जो तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सर अगर दोनों की लैग बराबर है तो कैसे पता चलेगा सर? ऐसा होगा नहीं, लो और ऐसा होता नहीं है, दोनों की लैग बराबर नहीं होती है। लेकिन बाय द वे किसी ने कट कर दिया है, ठीक है, कि जैसे किसी स्टूडेंट ने बाय मिस्टेक मेरे से कट हो गई, दोनों लैग बराबर आ गई है। कोई मैं पिन उसको पेस्ट कर रहा था ब्रेड बोर्ड पर, और उसको जो नोज प्लायर है उसकी वजह से कट हो गया। तो जब आप एलईडी को चेक करेंगे तो वहां पर एक फ्लैट सरफेस आएगी बिल्कुल, और फ्लैट सरफेस ये बताएगी एक बार म्यूट कर ले प्लीज। तो इसके साथ जो लैग कनेक्टेड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा नॉइस आ गया था। जब हम एलईडी को यूज कर रहे हैं और वी फील दैट द बोथ द लेग्स आर सेम इन लेंथ, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज द पॉजिटिव? तो हम जो एलईडी जहाँ पे ग्लो होती है, जहाँ से लाइट इमिट होती है, उस जगह जाकर देखेंगे तो एक प्लेट वहां पे राउंड तो मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा मिलेगा एक लेग की साइड का जो बिल्कुल फ्लैट होगा। उस फ्लैट पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। क्लियर है?
100। ओके, तो हम अभी बात कर रहे थे कि जीपीआई पिंस को यूज किया, इनपुट डिटेक्ट द पिंस हाई और लो वोल्टेज के लिए यूज किया। तो यहाँ हम देख लेंगे 3.3 वोल्ट हमको एक तो यहाँ से पिन नंबर 17 से मिल रहा है। अगर इसके एग्जांपल को देखें तो हमको एक या तो चाहिए पिन नंबर 1 या हमको चाहिए पिन नंबर 17, क्योंकि जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं एलईडी के लिए वो 3.3 वोल्ट है। तो वी कैन गेट द 3.3 वोल्ट फॉर दैट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज करेंगे। कैसे पता चलेगा कि हम जीपीआईओ पिंस को यूज कर रहे हैं? तो वी यूज द जीपीआईओ पिन लाइब्रेरी और उसको इंपोर्ट किया जाएगा। तो हम जब आज लैब में देखेंगे तो वी इंपोर्ट द जीपीआईओ लाइब्रेरी, जिससे उसको ये पता चल जाएगा कि उसको हमने यूज किया है, उन पिंस को हमने यूज किया किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो जीपीआईओ लाइब्रेरी को सेट मोड पे रखेंगे और इसका मतलब हुआ इस कमांड को यूज करते हुए ये बताया जाएगा कि हमने जीपीआईओ लाइब्रेरी को यूज किया है, उन पिंस को यूज किया है और वहां पर हमने कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किया है। अब ये बाद में बात की जाएगी कौन सी इनपुट है कौन से आउटपुट। जैसे हमने वहां पर रेस्पबेरी पाई की जगह हमने जब आर्डिनो की बात की थी तो हमने वहां पर बात की थी पिन मोड की, और पिन मोड ये बता रहा था कि जो पिन को मैं यूज कर रहा हूँ वो या तो आउटपुट है या इनपुट है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा कि लाइब्रेरी को जो हमने यूज किया है उस लाइब्रेरी के बाद हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पिन को या किस जो हम रेस्पबेरी पाई की जो पिन हम यूज कर रहे हैं वो आउटपुट है या इनपुट है। तो देखिए जब मैं ये एलईडी ब्लिंकिंग वाला प्रोग्राम परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे को एक तो ब्रेडबोर्ड चाहिए, जंपर्स वायर चाहिए। जंपर्स वायर का मतलब है कनेक्टिंग वायर, ठीक है। एक रजिस्टर चाहिए, अगर 5 वोल्ट मिल रहा है तो हमको रेजिस्टेंस से उसके वोल्टेज को कम करना होगा, और एक एलईडी चाहिए। यहाँ पर ये भी वैल्यू है, वैसे तो डिजिटल मल्टीमीटर से वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर, लेकिन फिर भी अगर आपको मालूम करना हो तो यू कैन आइडेंटिफाई द जो वैल्यू है किसी भी रजिस्टर की वो किस तरह से निकाली जाती है। ये लाइट एमिटिंग डायोड है। देखिए यहाँ पे किसी का क्वेश्चन किया था ना स्टूडेंट ने, तो अगर हमारे पास अगर इसकी हम वैल्यू कैसे निकलेगी? किसकी सर रजिस्टर कलर कॉम्बिनेशन वो जो दे रखे थे रजिस्टर पे वो किस काम आते हैं? ये वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 4 कलर के अंदर हमने रजिस्टर को बताया है, ठीक है। तो यहाँ हमने जो भी वैल्यू निकालनी है उसके हिसाब से निकालते हैं। वैसे आजकल तो मल्टीमीटर होता है सभी के पास, उसके थ्रू हम निकाल लेते हैं। ये मल्टीमीटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस को लगा देंगे। इस रेजिस्टेंस को लगाने के बाद हमारे पास ये प्रोग्रामिंग आ गई है। देखिए यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम लिया है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने सबसे पहले जीपीआईओ लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, टाइम को इंपोर्ट किया है, और यहाँ ये सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि आप इससे आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा कि हमने जो लाइब्रेरी यूज की है वो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस के लिए यूज की है, और इनको यूज करते हुए हम कोई एप्लीकेशन को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम दोनों चीजों को इंपोर्ट किया। उसके पास हमने मेन प्रोग्राम यानी प्रोग्राम यहाँ से लिखा है जो, और उसके बाद जैसे CLSCR करते थे आप क्लियर स्क्रीन सी लैंग्वेज के अंदर, इसी तरह से आप अगर कोई पुराना प्रोग्राम है टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल का जहाँ पे स्केच होता है, जैसे हमने वहां पर देखा था आर्डिनो के अंदर, वहां पे आईडी के अंदर हम स्केचिंग कर रहे थे, हम राइट कर रहे थे कोड को, उसी तरह से यहाँ पे टर्मिनल यूज किया जाएगा जहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को कोड को लिखोगे, और उसके बाद ये तय होगा कि किस तरह से और किस एप्लीकेशन के लिए हम कर रहे हैं। तो बाय द वे अगर कोई पुराना प्रोग्राम ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है एंड यू वांट टू रिमूव दिस प्रोग्राम, तो यू कैन यूज द क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब है कि आपने प्रीवियस प्रोग्राम को जो लिखा हुआ है उस स्केच के ऊपर उसको इरेज किया है और स्क्रीन को क्लियर किया है, जैसे कि आप सी लैंग्वेज के अंदर करते थे CLSCR, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ हमने उसको यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक सेट मोड यूज किया है कि हमने एक जीपीआई बोर्ड को यूज किया है। उस जीपीआई बोर्ड में भी आपने एक पिन नंबर 11 को यूज किया है। पिन 11 का मतलब हुआ कि आपके पास जो पिन सेट थी उनमें से एक आपने पिन को 11 को यूज किया है, और उसको कैसे यूज किया है? आउट के रूप में। देखिए GPIO डॉट आउट लिखा हुआ है इस जगह कि ये तो 11 हुआ और ये हमारे पास आउट हो गया। इसका मतलब है कि आपने जो पिन नंबर 11 पे कोई पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट की है वो आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्क कर रही है, ठीक है क्या? तो यहाँ ये स्टेटमेंट आपने पास कर दिया, यानी कि ये उसी तरीके से है जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि फर्स्ट यू विल डिक्लेयर
ठीक है, कि आपने पहले इनिशियलाइज किया है, वेरिएबल्स को बताया है, उसके बाद आपने स्ट्रक्चर के रूप में आपने बताया कि जो हमारा प्रिपरेशन ब्लॉक है वो क्या होगा, उसमें पिन कौन से और किस तरीके से यूज होगी, वो इनपुट के रूप में होगी या आउटपुट के रूप में होगी। और जो एग्जीक्यूशन ब्लॉक है वो यहाँ पर है कि इसको मेरे को ऑन करना है या ऑफ करना है, या मेरे को इसको लो पे रखना है या इसको मेरे को हाई पे रखना है। तो यहाँ पे देखिए कि 11 को हमने लो कर दिया है, टर्न ऑफ कर दिया है, ठीक है, या 11 को हमने हाई कर दिया है। और ये कब तक करा है, जब तक हमने यहाँ पे स्लीप टाइम रख रखा है। तो ये जो टाइम्स डॉट स्लीप है वो हमारे पास डिले के रूप में यूज होगा, और इसको यूज करते हुए हम एग्जीक्यूट करेंगे। अभी जो हम लैब लेंगे आफ्टर 1 और 2 आवर शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से इसको कराए। अब इसी के साथ एक टॉपिक और था जिसमें हम कल हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज करते हैं, जो कि जो सेकंड यूनिट है उसका लास्ट पॉइंट है या लास्ट पार्ट है, इनको हम यूज करेंगे कि किस तरीके से हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको यूज करते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो कल हमने बात की थी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर हम कर्नल्स को यूज कर रहे हैं, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई बताएगा? कर्नल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंटरेक्ट करते ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अपने बीच में। देखिए, हमको कोई भी एप्लीकेशन परफॉर्म करनी है तो हम ये देखते हैं कि वो एप्लीकेशन किस तरह से हार्डवेयर के पास जाएगी। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी माइक्रो ऑपरेशन या कंप्यूटर ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से हमारे हार्डवेयर के ऊपर जाएगा, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने कर्नल्स को दे रखी है, और इनके थ्रू हम टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एक बार मैं अभी उसी साइट के ऊपर आ जाता हूँ। विजिबल है स्क्रीन आपको? हेलो? यस सर। ओके। यस सर। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेकेंड यूनिट, उसके अंदर आपके दिखाया हुआ है कि ओएस इन आईओटी। तो देखिए, कल हमने इसके ऊपर भी बात की थी कि जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, स्पेशली आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, आईओटीज के लिए, पहली तो बात आती है ऐसा क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन्स को हम यूज कर रहे हैं, और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, किस तरह से उसको कमांड दी जा रही है, किस तरह से डेटा प्रोसेस कराया जाता है, इन सबको मैनेज करने के लिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्योंकि सभी जो हमारा जो स्मार्ट डिवाइस है वो बहुत सारे मोड्स के थ्रू कनेक्टेड है, या जिसको सेंसर नोड के बोलते हैं, नोड से कनेक्टेड है, या हम बोल सकते हैं कि वो सेंसर या ट्रांसड्यूसर के साथ कनेक्टेड है। तो इनके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स मिलते हैं, और कंस्ट्रेंट हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी देखे थे कि इनके अंदर मेमोरी का कंस्ट्रेंट हो सकता है, यानी कि इफ आई एम यूजिंग द नंबर ऑफ सेंसर, तो एक तो कितनी मेमोरी उनको ऑक्यूपाई करनी है, क्योंकि वो रिमोटली यूज की जा रहे हैं। तो हमारा बेसिक ये रहता है, या पैरामीटर या क्राइटेरिया है, जो हम डिफाइन करते हैं स्टार्टिंग में कि क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए सेंसर की। तो हम ये देखते हैं, क्योंकि उसको उसकी मेमोरी का एक इशू हो सकता है कि वो कितना डेटा एक्सेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो एक तो मेमोरी का इशू रहता है, दूसरा है पावर, कि ये बैटरी से उसको बैकअप दिया जाता है, एक्टिवेट रखा जाता है, तो वो बैटरी भी लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज के रूप में रहती है। साइज और प्रोसेसिंग कैपेसिटी, वो कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है, दैट इज है। तो दीज आर द 4 पैरामीटर विच इज कंसिडर व्हेन वी आर यूजिंग द एनी टाइप ऑफ सेंसर, या मोड्स को बोल सकते हैं, या सेंसर नोड को बोल सकते हैं, या ट्रांसड्यूसर को बोल सकते हैं। तो इनको मैनेज करना है, इनके साथ कम्युनिकेट करना है, और इन कंस्टेंट के को हमको कंसिडर करना है, और उसके बाद हमको एक ओएस को डिजाइन करना है। तो इनको यूज करते हम आईओटी बेस्ड ओएस डिजाइन करते हैं। आप लोगों के सिलेबस के अंदर जो इम्पोर्टेंट अभी के आजकल के करंट सिनेरियो में देख रहे हैं, वो तो हमारे पास क्वांटिकी ओएस है, लेकिन उससे पहले जो टाइनी ओएस को यूज करते थे, या लाइट ओएस को यूज करते थे, आरआई टीओएस को यूज करेंगे जब आप अगर सिलेबस को देखेंगे सेकंड यूनिट के अंदर। तो ये 4 आप लोगों के सिलेबस में है, लेकिन करंटली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्वांटिकी ओएस है, क्योंकि इसके अंदर जो तरीका रखा जाता है कि एक तो ये जितने भी लेटेस्ट जो सेंसर नोड्स यूज कर रहे हैं या ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे हैं, उनको ये सपोर्ट करता है।
तो ये जो अभी हम डिस्कस करेंगे तो उन्हीं चीज़ों पे आ रहा है कि आप लोगों के ज़्यादा वैसे ओवरव्यू ही है कि एक्सप्लेन या डिफरेंस बता दें इन तीनों चारों के बीच में कि किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से हम ओएस को यूज़ करते हैं इन आईओटी बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये हमारे पास है कि जो आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेंसर्स को यूज़ कर रहे हैं, एक्चुएटर्स को यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हैं और फिर उनको वायरलेस के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट अवेयर जो कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। जो इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज़ कर रहे हैं वो IP4 और IP6 की बात की जा रही है। किस तरह से पावर की जाएगी सेंसर नोड को, या जो मोड्स हम बात कर रहे हैं या जो ट्रांसड्यूसर हम यूज़ कर रहे हैं उनको किस तरीके से पावर दी जाएगी, तो क्योंकि उनके अंदर लो कॉस्ट, स्मॉल साइज एंड पावर एफिशिएंट होने चाहिए जिससे कि हमारा जो सिस्टम है बहुत इकोनॉमिक बने और रियल टाइम के ऊपर हमको ऑपरेशन मिलना चाहिए। अब ये हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। आपने लेयर डायग्राम जो हमने देखा था फर्स्ट यूनिट के अंदर कि किस तरीके से हम लेयर डायग्राम को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो जो दो मॉडल्स हमने दे रखे हैं, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स के रूप में और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के रूप में। तो इनको यूज करते हुए जो हम मॉडल्स बना रहे हैं उस मॉडल्स को हम जब भी हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना होगा तो उसके लिए हम इन फीचर्स को, इन पैरामीटर्स को, इन क्राइटेरियाज को यूटिलाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि आपको सारी चीजें इसमें मालूम होगी। HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है उसको यूज कर रहे हैं, या फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स को हम यूज कर रहे हैं फाइल को या कंप्यूटर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। जो TCP/IP है वो हमारे पास कंट्रोल प्रोटोकॉल के रूप में यूज किया जा रहा है कि जो गेटवे दिया जाता है, जो सिग्नल पास ऑन किया जाता है वो किस तरीके से आएगा, किस पैकेट साइज के अंदर जाएगा। या इसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है कि या तो UDP या ICMP हम यूज करें। हाँ जी, हेलो, कुछ पूछना है क्या? हेलो। सो ये हमारे पास गेटवे के रूप में है। तीसरा जो हमारे पास है कि किस तरह से जो एक लेयर्ड डायग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक के बाद कौन कौन से लेयर होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन है, लिंक किस तरह से एक राउट किया जाएगा, किस तरह से जो पैकेट्स हमने बनाए हैं TCP या UDP के अंदर उन पैकेट्स को किस तरह से राउटिंग की जाएगी और किस तरह से उसको नेटवर्क लेयर के ऊपर अपलोड किया जाएगा और फिर उसको सेंसर के साथ कैसे कनेक्टिविटी दी जाएगी। इन सब चीजों के लिए हमने एक लेयर डायग्राम बना रखा है। आप लोगों ने वो ऐसा ही मॉडल पढ़ रखा है, उसी कॉन्सेप्ट को उसी तरीके से हमने इस लेयर डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर IoT के लिए डिजाइन किया है कि किस तरह से कंप्यूटर फाइल जाएगी, कैसे हम डेटा पैकेट तैयार करेंगे, उसको किस तरह से गेटवे प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से उसको अपलोड करेंगे और देन हाउ इट विल कनेक्टेड विद द वायरलेस मोड या जो भी हम सेंसर नोड्स हम यूज कर रहे हैं उनको यूज करते हुए उसको पास किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे है कि जो राइट साइड वाला है कि ये भी हमने फर्स्ट जो यूनिट थी उसके अंदर हम डिस्कस किया था कि कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जिसको हम COAP बोलते हैं उसको हम किस तरह से IoT के अंदर अप्लाई करते हैं। फिर वहीं पे यूजर डेटाग्राम जो हम यूज कर रहे हैं वो किस तरह से प्रोटोकॉल अप्लाई किया जाता है, किस तरह से वो पैकेट्स को या जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं या पास कर रहे हैं वो किस तरह से उसको सेगमेंटेड या कॉन्क्योर कर रहा है स्मॉल पैकेट्स के अंदर, उसको किस तरह से अपलोड किया जा रहा है। फिर क्योंकि हम यहाँ पर पहला कंसिडरेशन हमारे पास ये रहता है कि लो पावर के अंदर रहना चाहिए जो भी हम नोट्स हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो LOWPAN है वो हमारे पास लो पावर वायरलेस इंटरनेट वायरलेस जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है और उसके थ्रू हम हमारे नोड्स के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग इन विच वी कैन से दैट वी आर डिजाइनिंग एंड वी आर डेवलपिंग द सम OS फॉर द IoT बेस्ड एप्लीकेशन। एंड फर्स्ट जो कंसिडरेशन रहती है कि एक तो पावर कम होना चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन ये रहती है कि इसके अंदर जो बैटरी बैकअप है वो उसको किस तरह से हम कम से कम रखें। जो हमारे पास जो तीसरी हमारे पास ये रहता है कि जो साइज है सिस्टम का वो कम होना, मतलब कॉम्पैक्ट होना चाहिए। और इनको कंसीडर करने के साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो IoT बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो यहाँ हमारे पास
क्राइटेरिया बना रखा है कि क्या क्या डिमांड होनी चाहिए, लो पावर, लो कॉस्ट, लो मेमोरी फुटप्रिंट, रैम रोम की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम होनी चाहिए, IP6 और IP6 के ऊपर वर्क करना चाहिए, या जो अभी हम बोल रहे हैं कि LOWPAN जिसको लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी एक इम्पोर्टेंट इशू है। आपका जो थर्ड यूनिट है वो टोटली इसी चीज के ऊपर चलता रहता है कि क्या स्टैंडर्ड रखें कि कोई भी लोग IoT बेस्ड जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं उसको हैक नहीं कर पाए, उसको यूज नहीं कर पाए, उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि अभी ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी और इसी पे सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है कि अगर हम सिस्टम तो अप्लाई कर दें बट अगर वो सिक्योर ही नहीं है, कोई दूसरा उसको एक्सेस कर पा रहा है, तो उसको किस तरह से रोका जाए, उसको किस तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाए, उसको किस तरह से सिक्योर बनाया जाए, वो भी एक चैलेंजेस है जो कि हम अभी थर्ड यूनिट के अंदर आर्किटेक्चर एंड रेफरेंस मॉडल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर ही जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये भी चीज कंसीडर की जाती है कि जो 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 हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो वो किसी तरह से हैक नहीं किया जाए किसी अदर पर्सन या अनऑथराइज पर्सन के थ्रू। राउटिंग प्रोटोकॉल की बात की जाती है जब भी हम OS की डिजाइन कर रहे हैं, तो और एप्लीकेशन लेयर, और फिर किस तरह से वो कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए सिग्नल को एक्सेस करेगा उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ कर्नल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से होता है, तो तीन तरीके हैं, मोनोलिथिक, लेयर्ड एंड माइक्रो कर्नल। मोनोलिथिक में हम कल भी बात की थी कि मोनोलिथिक में मॉड्यूलरिटी नहीं होती, यानी कि उसके अंदर कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हो सकते, या कम कॉम्प्लेक्स है, उसको एक्सेस करना डिफिकल्ट है, और साइज जो है वो ज्यादा है उसका, तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। दूसरा लेयर्ड अप्रोच है जिसके अंदर हम यूजर मोड और कर्नल मोड दोनों यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो अभी करंटली हम यूज कर रहे हैं दैट इज द माइक्रो कर्नल, और यहाँ जो मॉड्यूल्स हम यूज कर रहे हैं वो मिनिमम टाइम के अंदर रन हो रहे हैं, और हम बोल सकते हैं कि जो लो पावर सेंसर्स हैं या मूड्स हैं उनके ऊपर इजीली माइक्रो कर्नल्स अप्लाई की जा सकती है, या उससे रिलेवेंट उनको इंटरफेस किया जा सकता है। जब प्रोग्रामिंग मॉडल की बात करें तो नो मेमोरी सेगमेंटेशन ये है रखा जा रहा है, और दूसरा है कि एवरी प्रोसेस रन इन इट्स ऑन थ्रेड एंड हैड इट्स ऑन मेमोरी स्टैक। यहाँ पे थ्रेडिंग और दो तीन चीजों के ऊपर हम और बात कर लेते हैं कि कई बार आता है कि थ्रेडिंग पॉसिबल है क्या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो मल्टी थ्रेडिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी या सुना भी होगा। थ्रेड्स का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम को छोटे से प्रोग्राम के अंदर या नंबर ऑफ प्रोग्राम्स के अंदर हमने डिवाइड किया, और अगर स्मॉल प्रोग्राम्स को हम सेम टाइम पे या कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं या प्रोसेस करा रहे हैं तो वी कैन से दैट वी आर डूइंग द सम मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेशंस। तो मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेशंस का मतलब है कि आपको मैंने एक कोई टास्क दी, उस टास्क को भी आपको दी, और लेकिन आपने उसको नंबर ऑफ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया और पैरेलली उनको आपने एग्जीक्यूट करने लगे। लेकिन ये जो स्पेशलिटी है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि जो प्रोग्राम आप छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर या सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर रहे हो वो बहुत ज्यादा सिंपल होने चाहिए, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, और बहुत ज्यादा साइज के अंदर या मैं बोल सकता हूँ कि उनका जो थ्रेड होगा, थ्रेड वर्ड ही इसलिए यूज किया है कि वी हैव द वेरी स्मॉल प्रोग्राम, और उन स्मॉल प्रोग्राम्स को आप एक साथ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। कई जगह ये भी आता है, POSIX का नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, उसके अंदर भी हम स्मॉल प्रोग्राम्स को यूज करते हैं। अब जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है टाइनी, क्वांटिकी, RIoT एंड फ्री RTOS, उसमें एक लाइट OS भी है जिसको भी हम यूज करते हैं, लेकिन वो अभी नाउ डेज वी आर नॉट यूजिंग इट, वी आर जस्ट गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द क्वांटिकी OS। और सबसे इम्पोर्टेंट केवल और केवल इसी वजह से क्योंकि ये लो पावर जो सेंसर्स हैं या सेंसर नोड्स हैं या मोड्स हैं उनको ये इजिली ऑपरेट कर सकता है, वहाँ उसके साथ सही तरीके से सिंक्रोनाइज हो सकता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही रखा जाता है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से ज्यादा सिंक्रोनाइज हो। तो यहाँ जो टाइनी OS है उसके लिए बता रखा है कि नो सपोर्ट अवेलेबल एज ऑन डेट, नो सपोर्ट फॉर द लेटेस्ट IoT डिवाइस। जो हम पहले यूज करते थे, टाइनी का मतलब ही स्मॉल OS होता है, यानी टाइनी की अगर इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश वे में इसको स्पेसिफाई किया जाए तो वी कैन से दैट द स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके लिए एक लैंग्वेज यूज करते थे नेसी, आपने नाम सुना हो तो इसके बारे में, तो उसको यूज करते हुए हम लेकिन राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग इट
क्योंकि जो करंट में जो सेंसर बन रहे हैं या जो मॉड्यूल्स हम यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट सपोर्टिंग या दे टाइनी ओएस इज नॉट सपोर्टेड देम। उसके बाद हमारे पास है ये कि ये मोनोलिथिक कर्नल्स को यूज करता है। RIOT पे आया नहीं अभी? हाँ, अभी आ रहे हैं, उसी पे ही आ रहे हैं। उसके बाद हाँ, उसी के पर आ रहे हैं। मोनोलिथिक कर्नल्स यूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेस्सी। नेस्सी अभी मैंने बात की थी, नेस्सी या इसको इस कैपिटल सी की जगह अगर आप देखेंगे तो स्मॉल SEE लिखा जाता है। और ये जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम टाइनी ओएस को यूज करते हैं और इसके थ्रू हम स्मॉल जो मॉड्यूल्स हुआ करते थे, ट्रांसड्यूसर हुआ करते थे, सेंसर थे, उनको हम यूज करते थे और उनको ऑटोमेटिक डिवाइस के लिए अप्लाई करते थे। बट राइट नाउ जो हम सेंसर या जो सेंसर टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं फॉर द डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, वहां पर हम नेस्सी को यूज नहीं करते, या हम बोल सकते हैं कि टाइनी ओएस इज नॉट एप्लीकेबल देयर बिकॉज इट इज नॉट इंटरफेस और सिंक्रोनाइज विद द लेटेस्ट जो हम यूज कर रहे हैं सेंसर उनके साथ नहीं है। तो अभी जो आपसे पूछा जा सकता है कि टाइनो ओएस को क्यों यूज नहीं कर सकते, तो दीज आर द मैनी रीजंस कि एक तो मोनोलिथिक कर्नल है, हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब हम ओएस को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो हम मोनोलिथिक यूज करें, या लेयर अप्रोच यूज करें, या माइक्रो कर्नल यूज करें। यहाँ पे अगर हमारे को मॉड्यूलरिटी की बात आती है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है जो कि एक टाइनी ओएस के अंदर है। इसलिए हम, क्योंकि जो उसका अप्रोच बनाने का है, जो उसकी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट है, वो मोनोलिथिक पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके ऊपर बेस करती है। तो मॉड्यूलरिटी इज नॉट अवेलेबल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइनी ओएस, और इसलिए हम आजकल इसको यूज भी नहीं करते। और एल्गोरिथम, प्रोटोकॉल्स, डिवाइस ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम एंड शेल, ये हमारे पास चीजें मिलती है जो भी सभी के अंदर है। अगर हम शेल की बात करते हैं या फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो इट इज आल्सो अवेलेबल इन द कॉन्टेकी ओएस। ये इम्पोर्टेंट है। और आप जब अभी जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे या हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, तो इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारा ऑपरेशन है या जो भी हम एप्लीकेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसको, उस कंप्यूटर ऑपरेशन को किस तरह से हार्डवेयर पे पास ऑन किया गया है, कैसे भेजा गया उस सेंसर नोड्स पे। तो यहाँ लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज किया है, और C और C++ को ये सपोर्ट करता है। डेटा हैंडलिंग एज ए सर्विस यूज की जा रही है, ठीक है। प्रोटो थ्रेडिंग हम यूज कर रहे हैं, शायद आप लोग अभी मैंने एक वर्ड भी यूज किया था कि मल्टी थ्रेडिंग, उसी के अंदर ही हम ये प्रोटो थ्रेडिंग को यूज कर रहे हैं। और प्रोटो थ्रेडिंग का भी मतलब यही है कि एक साथ कॉन्करेंट का मतलब है कि जैसे आप 2 कोर्स अभी एक साथ ही कर रहे हैं, कॉन्करेंटली यू आर डूइंग द engineering as well as you are also doing the some certification course on the different language। तो आप बोल सकते हो कि ये जो कोर्स किया है मैंने कॉन्करेंट कोर्स किया है, यानी कि सेम टाइम पर यू आर डूइंग द सम अदर टास्क राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ हमने प्रोटो थ्रेडिंग सिस्टम को यूटिलाइज किया है। ये इसी थ्रू ये पॉसिबिलिटी बनती है कॉन्टिकी ओएस के अंदर कि आप एक साथ 2 प्रोग्राम्स को या 2 स्मॉल प्रोग्राम्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, और वो पॉसिबिलिटी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। प्रोटो थ्रेड्स आर